सो हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। लिसन हियर, यहाँ तक समथिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये आप कुछ एग्जांपल्स लेट्स डिस्कस, मतलब एक्टिविटीज़ गिवन है, तो ये लोग प्लीज़ आप लोग खुद परफॉर्म कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें जो आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। और जो गाइस मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, जैसे HY सीड्स के बारे में। ठीक है, हाई ईल्ड वेराइटी। ठीक है, ये जो था 1960 अराउंड, इसका काफ़ी प्रचलन हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि फार्मिंग को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने के लिए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, HYV सीड्स जो थे उनका यूज़ हुआ था, जिनको हम लोग हाई ईल्ड वेराइटी भी कहते हैं। और ये इन द ईयर ऑफ 1960 के अराउंड हुआ था, जिस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर नेम्ड एज लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री से जिन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। तो उन्हीं के राज्य में जो HYV सीड्स हैं उनका प्रचलन हुआ था। और इसको जो स्टार्ट करने वाले थे, जिसके फादर कहे जाते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दिया था कि इसके जो फादर हैं वो प्लीज़ फाइंड आउट करके मुझे कमेंट कीजिए। तो आज मैं इसका बताने वाला हूँ कि आखिर में HYV के जो फादर हैं उनका नाम क्या है। सो ही वॉज नो वन बट ही वॉज नोन एज MS Swaminathan. He was MS Swaminathan was the father of HYV seeds. ठीक है, he was MS Swaminathan. Okay, so he was MS Swaminathan, who was the father, who was known as the father of HYV। और रिसेंटली इनकी डेथ हुई है अभी जल्दी में। ठीक है, तो आज जो हमारा स्टार्टअप है वो हम यहाँ से करेंगे, विल द लैंड सस्टेन। क्या जो लैंड एरिया था, एक पीस ऑफ लैंड था, उसको सस्टेन भी किया था लोगों ने। इट मीन्स कि इसको फ्यूचर में भी काफ़ी लोगों ने यूज़ करा था, कि अपने प्रेजेंट टाइम में ना यूज़ करके और इसको फ्यूचर में अच्छे से यूज़ करा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जो लैंड है वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन द यूज़। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो हैं इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स। जो जो एक तरीके से साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट ये कर रही हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो ओवर यूज़ कर रही हैं नेचुरल रिसोर्स का। ठीक है, जो नेचुरल बेस है उसको ओवर यूज़ कर रही हैं। मतलब ज़्यादा देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर यूज़ करेंगे तो हमारा लैंड एरिया में ज़्यादा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो सही रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट टाइम वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कई एरियाज में ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा था, ओके, लेकिन वहाँ पे क्या था, सॉइल फर्टिलिटी थी। वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी थी, उसका लॉस था, मतलब बिल्कुल एकदम सॉइल फर्टाइल नहीं थी। ठीक है, तो करा क्या जा रहा था, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करे जा रहे थे, जैसे एक तरीके से कैसी भी सॉइल हो या फिर उसको मेंटेन करने के लिए और उसमें अच्छी फसल उगाने के लिए। सो ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स। ठीक है, और ट्यूबवेल्स में जो ग्राउंड वाटर आता है ना, उसका भी यूज़ कर रहे थे इरीगेशंस के लिए। हैज़ रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। इससे क्या हो रहा था, आप जो ट्यूबवेल्स में वाटर आ रहा था उससे जो ग्राउंड लेवल में वाटर था वो कम होता जा रहा था और रिड्यूसिंग पावर काफ़ी हो रही थी। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, अभी देखिए जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी है, ग्राउंड वाटर हैं, ये हर साल रहते हैं, मतलब नॉर्मली हर टाइम रहते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉयड हो जाएँ, एक बार ये किसी तरीके से हट जाएँ, तो इट्स वेरी टफ टू अगेन, ठीक है, उनको अगेन लाना काफ़ी टफ होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे थे, नेचुरल थिंग्स को भूल चुके थे एक टाइप से। ठीक है, तो इससे हमारा जो लैंड था वो बिल्कुल एकदम बेकार सी क्वालिटी होने लगी थी लैंड की। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो अच्छा था, लेकिन आफ्टर दैट वो ठीक नहीं था हमारा लैंड। लाइक हमें एक तरीके से अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और सभी चीज़ें, एक तो ये अब देखो इन्वायरमेंटल फैक्ट भी है इसमें कि इन्वायरमेंटली ये भी काफ़ी हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लौकी तुरई वगैरह खाते हैं, अब इसमें ये एक रात में ही इतनी बड़ी हो जाती है, वाई, क्योंकि इनमें इंजेक्शंस ठोके जाते हैं।
जिससे इनमें ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अब वो इंजेक्शंस केमिकली, ठीक है, केमिकली एक लौकी को फॉर्म कर रहे हैं। अब वही अगर हम लौकी खाएंगे दैट मीन्स कि हम लोग में वही केमिकल्स ट्रांसफॉर्म होंगे, राइट। और उसके बाद क्या होगा, हम भी काफ़ी ज़्यादा, हमें कैंसर्स हैं, लंग प्रॉब्लम्स हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, वो पढ़ लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मटेरियल विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स, ठीक है, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, और जो कि आसानी से प्लांट्स के लिए मिल जाते हैं। बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा टाइम पीरियड तक सॉइल में नहीं रहते हैं। ठीक है, द मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। अब ये करते क्या, ये ग्राउंड वाटर जितना है उसको पॉल्यूशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स से। एक तो हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, अब देखो क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों ने सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाले, केमिकल फर्टिलाइजर, ओके, तो नीचे हमारे सॉइल के ग्राउंड वाटर होगा तो उसमें सोख लेगा। अब ये सोखेगा तो हमारे ग्राउंड वाटर में भी मिक्स होंगे तो काफ़ी हार्मफुल हो जाएगा एक तरीके से हमारा वाटर भी। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बेनिफिट है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, बेसिकली बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। सो दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। ठीक है, अब देखिए इनका यूज़ तो लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो काफ़ी बेकार हो जाएगी। ओके, सो द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। अब जो कंजप्शन है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, देखो ये एक प्लस पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है कि सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा जाता है वो पंजाब में करा जाता है। पंजाब में वही सरदार वगैरह जाता है तो वहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा करी जाती है। ओके, so the continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health। इससे क्या होता है, हमारे जो सॉइल होती है उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, और एक पीरियड ऑफ टाइम में ये कहा भी गया है कि डिजर्टिफिकेशन भी हो जाता है। मतलब एक तरीके से हमारी जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और वो रेत फॉर्म करने लगती है। काफ़ी बेकार मिट्टी हो जाएगी, वो उपजाऊ नहीं रहती, अनउपजाऊ रहती है। मतलब उसमें क्या होता है, फर्टिलिटी नहीं रह जाती है एक तरीके से। सो Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other input to achieve the same production level। अब देखिए पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको फोर्स करा जाता है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ करें, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ऐसा करते क्योंकि जो आउटपुट उन्हें मिलेगा एक तरीके से, एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, अब क्या है कि पंजाब में हो सकता है कि फार्मर्स को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए हो तो वो लोग करते क्या है, उनको फोर्स करा जाता है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब जब वो उनका यूज़ करेंगे तो जो उनके इनपुट होंगे वो भी जो होंगे वो टेक्निकली बेस्ड होंगे। ठीक है, जो साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं, मतलब मॉडर्न बेस्ड फार्मिंग है उनका यूज़ करते हैं, जिससे उनके जो प्रोडक्शन होता है वो भी अच्छा खासा मिलता है। सो दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब ये कह सकते हैं जो कल्टिवेशन के कॉस्ट है, मतलब किसी चीज़ को उपजाने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें कई सारी फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, और टूल्स वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं, तो इट्स लाइक समथिंग देयर। जैसे यहाँ पर एक सोर्स भी दिया है द ट्रिब्यून चंडीगढ़ में। ओके, यहाँ पर लाइक कल्टीवेशन की जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कॉस्ट है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। सो हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब आखिर में देखिए जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है जो पालमपुर के फार्मर है उनके बीच में। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, डबल मिनट, ये यहाँ से ओके। अरे 1 मिनट, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे वरना मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ से और टिल दिस पॉइंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सिर्फ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा रिकैप करवा दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। कि आखिर में पालमपुर के जो फार्मर्स थे उनमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे था। सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं भाई हम लोग। ये अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल
engaged in agriculture have sufficient land for cultivation, ठीक है। अब जो कुछ पीपल्स थे पालमपुर में, उनके पास सफिशिएंट लैंड था कल्टीवेशन करने के लिए। इन पालमपुर अबाउट वन थर्ड ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, ठीक है। 450 में से वन थर्ड, ठीक है, वन थर्ड ऑफ द 450, मतलब 450 फैमिली थी, उसका वन थर्ड निकाल लीजिए, तो उतने जो लोग थे वो लैंडलेस थे, ओके। एंड 150 फैमिलीज, मतलब 150 फैमिलीज, ओके। सो मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये देखिए 450 फैमिलीज हैं, ओके। और इसमें तो जो वन थर्ड है, इसमें जो पॉपुलेशन है, ओके, इसकी जो पॉपुलेशन है, अरे आप ये देखिए ऐसे वन थर्ड, ऐसे कभी अगर लिखा हो कि वन थर्ड 450 की, या ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, 1/3 लिखेंगे, राइट, इंटू 450 हमारी टोटल फैमिलीज हैं। सो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 1 से 3, 1 इधर गया, राइट, 3 5 15 एंड 0। तो 150 जो फैमिलीज थी वो लैंडलेस थी क्योंकि वो दलित्स थी, ठीक है। तो 450 में से वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 150 जो फैमिलीज थी वो लैंडलेस थी ड्यू टू दे वर दलित्स एंड, समझिए ऐसे कुछ से वो दलित्स थे, और उनको मतलब एक तरीके से अधिकार नहीं था कि वो फार्मिंग भी कर पाएँ। सो ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन, देखिए आगे देखते हैं। सो ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है। अब जो 240 फैमिली बची थी वो, ठीक है, 240 जो फैमिलीज थी वो स्मॉल प्लॉट्स को कल्टीवेट करती थी, ओके। जो 240 फैमिलीज थी वो स्मॉल प्लॉट को कल्टीवेट करती थी। तो फिर क्या हुआ, देखिए 2 हेक्टर से कम के जो प्लॉट्स हुआ करते थे उसको 240 फैमिलीज जो थी वो क्या करा करती थी, 240 फैमिलीज ओन करा करती थी या फिर उसको कल्टीवेट करा करती थी। सो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब ये देखो यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा चार्ट, लेकिन मैं आपको एक अच्छे से चार्ट बनाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया भी था ये वाला चार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा पीस ऑफ लैंड है, इसमें इतना हिस्सा, ये और ये जो हिस्सा ये है हमारा अपर कास्ट पॉपुलेशन का, और ये इतना देखिए ये लास्ट जो पार्ट बचा है इसके और पार्ट्स कर दिए हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं वो 2 हेक्टर मतलब 2 बीघा से भी मतलब बहुत ही कम जो पार्ट्स हैं वो हमारी लोअर फैमिलीज़ को दिए गए। 1 मिनट। सो इट मीन्स था क्या, जैसे कि जो ज़्यादा पीस ऑफ लैंड था वो तो अपर कास्ट ओन करते थे, और जो कम पीस ऑफ लैंड था उसमें पार्ट्स कर दिए गए थे जो कि लोअर कास्ट पीपल ओन करते थे। लाइक उन्हें 2 हेक्टर से भी कम जगह मिलती थी जिसमें वो ओन करते थे। अब देखिए, अब मान लीजिए जो लोअर कास्ट फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, ओके भाई 80 जो है वो हमारी अपर कास्ट फैमिली है, और 370 जो हैं वो लोअर कास्ट फैमिली है। तो उन्हें जो पीस ऑफ लैंड है वो काफ़ी कम मिल रहे हैं। अब मान लीजिए उन्हीं पीस ऑफ लैंड में जो एक पार्टिकुलर फैमिली है उसका जितना पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और उसमें उसने गेहूँ उगाए। अब गेहूँ उगाए तो गेहूँ की जो पूरी फसल है वो 1 कुंटल की हुई, मतलब 100 किलो की हुई। 100 किलो में उसको बेचना भी है, ठीक है, कुछ प्रॉफिट कमाना है, कुछ खाना भी है। 12-13 लोग एक फैमिली में, तो इतना सफिशिएंटली वे में नहीं हो पाता था, ओके। तो ये जो फार्मर्स हुआ करते थे एक तरीके से, जो स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे या फिर जो दलित पॉपुलेशन हुआ करती थी, ये जो अपर कास्ट पॉपुलेशन है इनके खेत में जाके काम करा करती थी, ठीक है। और इनको डेली वेजेस प्रोवाइड होती थी, और जितना अगर डेली वेजेस नहीं प्रोवाइड हो पाती थी तो इन्हें जितनी भी थोड़ा बहुत इन्हें खाना अनाज वगैरह दे दिया जाता था। मतलब एक तरीके से अगर हिस्ट्री से हम लोग कनेक्ट करें, मैंने आपको बता दिया था, अगर हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर भी अपनाया जाता था। So in 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land, ठीक है। सो 1960 में क्या था, एक गोविंद था, गोविंद नाम का फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टर था, हेक्टर की ज़मीन थी, ओके। उसके पास 2.25 हेक्टर की ज़मीन थी, लेकिन वो ज़मीन थी वो अनइरिगेटेड थी, मतलब उसमें पानी नहीं लगा हुआ था, सूखी ज़मीन थी। सो विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अपने 3 बच्चों के संग गोविंद जो था वो लैंड को कल्टीवेट करता है, दो दे डिड नॉट
वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। लेकिन अब देखिए, आप 2.25 हेक्टर है, उसके 3 बच्चे भी हैं, एक वो भी है, ठीक है, और भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, ठीक है, बहू होगी और मम्मी वगैरह होंगी उसके। तो आप भाई 2.25 हेक्टर्स में बिल्कुल इतना सफिशिएंटली वेमेंस को प्रोडक्शन नहीं मिल पाता था, फिर सेल आउट भी होना था। तो एक तरीके से गोविंद का जो लाइवलीहुड था वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक, कंफर्टेबली वो लोग लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाते थे। So the family engaged managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family processed, ठीक है। सो अब देखिए, एक और साधन था उन लोगों की इनकम का जो कि बफेलो थी। उनके पास एक छोटी बफेलो थी जिनका जिससे उनका इनकम का साधन एक और था। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, ठीक है, गोविंद की डेथ हो जाती कुछ साल बाद, एंड दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग थ्री सन्स, ठीक है। तो ये जो लैंड होता है बेसिकली डिवाइड हो जाता था तीनों सनों में, तीनों लड़कों में। तो ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टर इन साइज, ओके। सो अब क्या था, अब जो तीनों सन थे उनमें से हर एक सन के पास 0.75 हेक्टर का प्लॉट था, ठीक है। So even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make living from their land. अब इतना कम देखिए, इतना कम हेक्टर, अगर इतना कम तो लैंड है, अब उसमें चाहे मॉडर्न इरिगेशन लगे चाहे मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ हो, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उन्हें अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलना था। तो इतना अच्छे से सफिशिएंटली वे में क्रॉपिंग वे नहीं हो पा रही थी। सो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्किंग ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो उन्हें क्या करना था, फार्मिंग के साथ साथ वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करा करते थे, ओके। 1 मिनट, ओके। सो आगे का देखें तो अभी 1 मिनट। सो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द फार्मर्स, ठीक है। तो ऊपर चार्ट में हम लोगों ने देखा कि आखिर में यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स की लार्ज नंबर हम लोगों ने देखे थे छोटे छोटे प्लॉट्स के जो कि विलेज में स्कैटर्ड थे, मतलब फैले हुए थे। हम लोगों ने इस पिक्चर में देखा था 1.5 में। सो ऑन द अदर एंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स, ठीक है। तो मतलब जो पालमपुर में हाफ ऑफ द एरिया था, लगभग हाफ ऑफ द एरिया से कुछ ज़्यादा जो विलेज था वो पूरी तरह से कवर्ड था प्लॉट्स से। दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट्स थे, ओके। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स। 60 फैमिलीज थी जो कि कल्टिवेट करती थी 2 हेक्टर को, ओके, 2 हेक्टर ज़मीन को जो कि कल्टिवेट करते थे, उनकी 60 फैमिलीज थी। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एग्जिस्टिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर, और कुछ बड़े फैमिलीज़ के लोग थे जिनके पास 10 हेक्टर की ज़मीन थी और वो 10 हेक्टर की ज़मीन थी उसको कल्टिवेट करते थे, ओके। देखो आगे, देखो कितना चैप्टर रह गया है, चैप्टर बहुत है, इसके और पार्ट्स बनेंगे अभी, बट आई होप ये अगले पार्ट में मैं फिनिश करके देख सकता हूँ, ओके। इतना ईजी नहीं है बट आई ट्राई माई बेस्ट। चलो आगे देखो। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये देखिए एक चार्ट बना हुआ है कल्टिवेटेड एरिया, ओके, कि स्मॉल फार्मर्स यहाँ पर देखिए लेस देन 2 हेक्टर, जिनके पास 2 हेक्टर से कम होती थी उनकी 36% यहाँ पर पूरा देखिए गिवन चार्ट है, ओके। सो ये आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर पढ़ेंगे हम हु विल प्रोवाइड द लेबर, आखिर में जो लेबर थी वो कौन प्रोवाइड करता था। सो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, लैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो लैंड है वो सबसे मेन फैक्टर है किसी भी एरिया को कल्टिवेट करने का, ठीक है। उसके बाद लेबर आती है कि आखिर में उस खेत पे काम कौन करेगा, ओके। सो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग जो थी उसमें क्या करना था, एक तरीके से हार्ड वर्क बहुत नीडेबल था, ठीक है। तो सम फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने घर के लोगों को ही मजदूर बना देते थे, मतलब बना लेते थे और उन्हीं के साथ काम करा करते थे। सो दस दे प्रोवाइड अ लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, ठीक है। तो इससे क्या था, इनको एक बेनिफिट मिलता था, ये जो फार्मिंग मतलब ये जो कैपिटल दिया करते थे कि इन्हें लेबर को दिया करते थे तो वो इन्हें नहीं देनी पड़ती थी, ओके। तो इन्हें वो नहीं देनी पड़ती थी। सो दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, इसीलिए जो ये प्रोवाइड करवाते थे, मतलब ये पढ़ लिया हम लोगों ने, राइट। सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। अब जो बड़े बड़े फार्मर्स थे या कुछ मीडियम फार्मर्स थे उन्हें क्या था, उन्हें लेबर की नीड हुआ करती थी अपने लैंड एरिया को कल्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है, देखिए।
इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ दाला एंड रामाकली आर अमंग द पोरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। ठीक है, ये दाला और जो रामकली नाम के लोग हैं ये नेटिव मतलब रहने वाले विलेज में लोग हैं, बासी हैं विलेज के जो रहते हैं लोग। सो दाला यहाँ पर कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दे एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो दाला कहते हैं कि ये अब काफ़ी टफ हो गया है कि इन दिनों में काम करो, एक तो हमारे पास लैंड नहीं है, ऊपर से जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं हमें फ्यूडल प्रिविलेजेस करते हैं, मतलब हमें बुलाते हैं और अपने लैंड एरिया में कल्टिवेट करवाने के लिए बुलाते हैं और हमें रुपये भी कम देते हैं। घनश्याम अब ये जो देखिए रामकली है वो कहती है घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन दिस ईयर। ओके, लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। ठीक है, फिर ये कहती है घनश्याम है एक बड़ा फार्मर है, उसने क्या है उसने हार्वेस्टर खरीद ली है, तो अब हम लोगों को काम भी कम करना पड़ेगा, और पिछले साल तो मैंने 5 महीनों काम करा था, 5 महीने काम करा था एक साल में। सो वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाइंग। ठीक है, हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, डाला कहता है हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं प्लोइंग करने मतलब जुताई करने के लिए, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेशर है थ्रेशिंग के लिए। ओके, इवन फॉर रिमूविंग बीड्स, और ठीक है बीड्स को रिमूव करने के लिए भी कई सारे बीडीसाइड्स हैं मतलब, ठीक है, और भी कई सारे स्प्रेज हैं। So I owe the local money. Langer recharged 2000. I had taken a recharge 1000 last summer when he work was available in the fields. ठीक है, यहाँ पे दाले क्या कहते हैं आई ओ द लोकल मनी, वो ओ करते हैं लोकल मनी को 2000 की। आई हैड टेकन रिचार्ज 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड। ठीक है, तो उस समर में क्या था ज़्यादा वर्क नहीं था, तो मुझे 1000 रुपये मिले थे, वैसे 2000 रुपये ये लेते थे, लेकिन 1000 रुपये इन्हें मिले थे जब समर में ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था। सो हाउ विल आई एवर रीपे, आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। ठीक है, मतलब ये काफ़ी सारा काम करते थे लेकिन फिर भी इन्हें रुपए देने पड़ते थे, तो आखिर में कैसे दें। यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि लाइक इन्होंने लैंगर से, ठीक है, कोई भी मनी लैंगर्स वगैरह था उससे 2000 रुपये लिए। ओके, तो अब इन्हें उसे पे भी करने हैं, तो अब गर्मियों में क्या है, गर्मियों में ज़्यादा काम नहीं था तो इन्हें 1000 रुपये मिले। अब जब 1000 रुपये इन्हें मिले, अभी कैसे पे करें, राइट, पे नहीं कर पा रहे हैं, अभी काफ़ी हार्डली वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी इन्हें इतनी वेतन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए रामकली कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। ये रायगंज मैंने आपको एक शहर बताया था, सॉरी एक बिग विलेज बताया था। ओके, उसमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो रामकली है वो ये कह रही है कि अब मैं आगे चल के जो ईट के भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ पर काम लेती हूँ, तो ईट के भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ पर काम लेती थी और वहीं पे काम करूँगी। ओके, मतलब इनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं कि अब यहाँ पर काम करा जाए, यहाँ पर काम करा जाए, क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही थी और इनका खर्चा वगैरह नहीं चल रहा था। ओके, इनका खर्चा वगैरह नहीं चल रहा था। सो माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास डेट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी लोन। ठीक है, अब देखिए ये जो रामकली थी इसने भी कई सारा लोन ले रखा था। ओके, इसने भी कई सारा मनी लैंडर्स से लोन ले रखा था। अब डेथ था मतलब इसके पास कर्जा बढ़ चुका था, अभी दे नहीं पा रही थी, जितने मनी लैंडर जिससे ये लिया करती थी जो लोन वगैरह, अब वो भी देने को मना कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी कंडीशन वहाँ की थोड़ी सी पुअर थी। देखिए चलिए फिर, oh my gosh, crops grown on the land instead they are paid wages by, कहाँ से स्टार्ट हुआ है गाइस। हाँ, तो ये कहाँ से हुआ स्टार्ट, इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स और फॉर होम, क्या है ये कहाँ से है, एक मिनट में देख लेता है इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, मुझे दिख नहीं रहा अभी। सो यहाँ पे देखिए जो फार्मर लेबर्स, ये यहाँ पे अलाइक फार्मर्स लेबर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द, अभी जो फार्मर लेबर्स वगैरह थे इनके पास ये भी राइट नहीं था
क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, कि ये अपने क्रॉप्स ग्रो कर सकें। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स, ठीक है। तो इन्हें सैलरी मिलती थी फार्मर्स को फॉर होम दे वर्क, ठीक है। जिनके यहाँ ये काम करते थे उनके द्वारा इन्हें सैलरी मिलती थी। वेजेस कैन बी इन द कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो इन्हें सैलरी मिल सकती थी और क्रॉप मतलब अगर सैलरी नहीं मिलती थी तो इन्हें जो अनाज वगैरह था वही खेत से मिल जाया करता था। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, ठीक है। कभी कभार जो था इन्हें खाना वगैरह खिला दिया जाता था। वेजेस वेरी बैडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। हर रीजन में जो सैलरी वगैरह थी वो डिफरेंट थी। सो फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अब कैसा क्रॉप कर रहे हो वो भी डिफरेंट है, उस हिसाब से सैलरी मिलती थी। ओके, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटीज एंड लाइक दिस। सो देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सैलरी हर हर जगह अलग थी कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसे मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सैलरी जो थी वो तुरंत अलग थी। तो देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी एक बहुत बड़ा वेरिएशन था एक तरीके से। ओके, सो अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। तो एक फार्म लेबरर था, ओके। एक खेत पे जो लेबर वगैरह करने वाले जो लोग, ठीक है, मतलब एक फार्म पर जो लेबर था माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, वो डेली बेसिस पर भी काम करता था और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, ठीक है। और हार्वेस्टिंग वगैरह भी करा करता था। तो दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दाला जो था वो एक लैंडलेस फार्मर था, सॉरी, डाला जो था वो एक लैंडलेस, ठीक है, पीपल था जो कि लेबरर था, जो कि मतलब एक तरीके से फार्म में लेबर करता था, जो कि एक तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड में कॉन्सेप्ट। डाला जो था वो एक काफ़ी गरीब था, ओके। सो डाला के पास जो था, डाला के पास पीस ऑफ लैंड नहीं था, तो ये दूसरों के खेतों में काम करा करता था। अब ये जो था ये डेली बेसिस पे काम करा करता था और डेली वेजेस इसको प्रोवाइड हुआ करते थे। सो दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर हिज वर्क। इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब डाला है उसे रोज़ अपने वर्क के लिए देखना पड़ता था। सो द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज रिचार्ज 115, ठीक है। सो सबसे कम तनख्वाह मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो तनख्वाह थी दैट इज़ 115, जो कि 115 प्रोवाइडेड होती थी किन्हें, फार्मर्स को। बट डाला गैस ओनली रिचार्ज 80, लेकिन डाला को तो सिर्फ 80 रुपये मिलते थे। देर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। अब काफ़ी सारा वर्क हुआ करता था, लोगों में कंपटीशन भी हुआ करता था, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्क हुआ करता था। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, ठीक है। अब लोगों को अपना पेट भरना है, चाहे लोअर वेज मिले चाहे वो हायर वेज मिले, तो लोग कितनी भी वेजेस मिलती थी, कितनी भी सैलरी मिलती थी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना ही पड़ता था। थोड़ा बहुत तो उनका खर्चा चलता ही था। तो दाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। तो दाला जो है वो अपनी सिचुएशन को बताता है रामकली को, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, ठीक है, जो कि दूसरी लेबर होती है, ठीक है, जो कि दूसरी मजदूर होती है। वो दाला एंड रामकली वर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। दोनों ही काफ़ी गरीब लोग थे विलेज के, ओके। सो यहाँ पे कुछ लास्ट डिस्कस है, यहाँ आप लोग खुद कर लीजिएगा, राइट। ट्राई ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, राइट, पढ़ लीजिएगा। सो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ओके। सो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, अभी हम लोग इसको कंप्लीट करके और देन अगेन जो है वो अपने स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट, ओके। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital so that एक्चुअली गाइस क्या करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है, ओके। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 22:26 मीन्स इट मीन्स 10:26 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ कल वीडियो, फिर आपका सेकंड मतलब थर्ड पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।